हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम इकाई 11 करेंगे जिसका नाम है द्विवेदी युग। ठीक है, ये BHCC 131 की इकाई 11 है। तो इकाई 10 तक जो है वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, बाकी सारी यूनिट आपको चैनल पर मिल जाएंगी। उनका प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी बाकी की जो वीडियो है वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तावना। तो प्रस्तावना के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें यही बताया गया है कि जो भारतेंदु युग थे कि उन्होंने किस तरह से हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी थी। ठीक है, और खड़ी बोली को स्थिर और भाषा को परिनिष्ठित करने के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे उनका भी योगदान जो था वो उल्लेखनीय रहा था। ठीक है, द्विवेदी युग के अंदर। और द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या किया था, सरस्वती पत्रिका जो थी उसके माध्यम से साहित्य को सरल और परिमार्जित रूप दिया था। ठीक है, और इस इकाई के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं उस युग की परिस्थितियाँ कैसी थी। ठीक है, साहित्य के स्वरूप में किस तरह के परिवर्तन हुए। ठीक है, राष्ट्रीय चेतना को प्रेरित करने वाले जो साहित्यकार थे और जो द्विवेदी युग हैं, द्विवेदी युग के जो प्रमुख विषय थे उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बात करेंगे सिर्फ इसके पॉइंट में कि द्विवेदी युगीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि जो थी वो किस तरह की थी। ठीक है, तो परिस्थितियाँ जो थी साहित्य को जो होती हैं वो प्रभावित करती हैं। ठीक है, जितनी भी परिस्थितियाँ होती हैं किसी भी काल की, किसी भी युग की, वो साहित्य को प्रभावित करती है। तो जिस तरह से भारतेंदु युग की तरह जो क्या था, द्विवेदी युग में भी तत्कालीन परिस्थितियों का जो था गहरा असर हमें देखने को मिलता है। और आगे हम क्रम के अनुसार ही जो परिस्थितियाँ थी उन सभी के वो अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बात की गई है राजनीतिक पृष्ठभूमि की कि जब द्विवेदी युग था जो चल रहा था उस समय की जो पृष्ठभूमि थी वो कैसी थी। ठीक है, राजनीतिक पृष्ठभूमि कैसी थी, तो उसके अंदर हमें सबसे पहले राष्ट्रीय चेतना का विकास देखने को मिलता है। तो भारतेंदु युग में जो जागृत राष्ट्रीय चेतना थी वो द्विवेदी युग के अंदर ना और भी ज़्यादा विकसित होती है। ठीक है, जो राष्ट्रीय चेतना हमें भारतेंदु युग में दिखाई देती है वही चेतना द्विवेदी युग के अंदर ना और भी अच्छे तरीके से हम कह सकते हैं विकसित होकर हमें दिखाई देती है। और पश्चिमी शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो था उन्होंने नवजागरण की लहर को और भी ज़्यादा तेज कर दिया था। राष्ट्र के उत्थान की भावना ने राजनीतिक क्रांति को भी प्रेरित किया था। ठीक है, इसके बाद है कांग्रेस और राजनीतिक दलों का गठन। तो कांग्रेस के ना दो गुट उभरे थे उसके अंदर। ठीक है, उस समय एक तो था गरम दल जिसके जो नेतृत्व करने वाले जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, और दूसरा था नरम दल। ठीक है, जिसका नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। तो ये कांग्रेस के दो गुट हमें देखने को मिलते हैं, दो दल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो प्रारंभ में नरम दल का प्रभाव हमें देखने को मिलता है ज़्यादा, पर अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों से जो जनता थी उसके अंदर रोष बढ़ जाता है। ठीक है, उस नरम दल वालों के की वजह से। तो इसकी भी इसी समय काल में राजनीतिक पृष्ठभूमि में अगर हम देखें तो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी होती हैं। जैसे 1892 में दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य भी बनते हैं। ठीक है, 1896 भयंकर दुर्भिक्ष और प्लेग की एक महामारी आती है उस समय कम में। और 1897 में चापेकर बंधुओं को फांसी दी जाती है और प्लेग विरोध का भी दमन किया जाता है। ठीक है, तिलक जो थे उन्होंने गणेश उत्सव जो 1893 और शिवाजी उत्सव जो 1897 में शुरू किया था उन्होंने। ठीक है, और लॉर्ड कर्जन का शासन था 1898 से 905 तक। तो इसमें देखेंगे जो राजनीतिक पृष्ठभूमि थी उसमें था लॉर्ड कर्जन का शासन। जो समय काल में दिया गया वो है 1898 से 1905 तक। तो बंग भंग 1905 से जन आंदोलन का आरंभ होता है। प्लेग, अकाल और तिब्बत सैनिक अभियान से जनता जो थी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी उस समय में। प्रेस एक्ट और सभाबंदी कानून से दमनकारी शासन हो रहा था। ठीक है, 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। तो अंग्रेजों की भेद नीति से अलगाववाद की जो होती है वो शुरुआत हो जाती है। गदर आंदोलन और जन जागरण हमें देखने को मिलता है। तो प्रमुख नेता की अगर हम बात करें तो वो थे सावरकर, अरविंद घोष, खुदीराम बोस और लाल हृदयलाल। ठीक, हृदयाल। और पत्र पत्रिकाएं अगर हम देखें तो युगांतर, संध्या, केसरी, ये पत्र पत्रिकाएं उस समय चल रही थी। वंदे मातरम आंदोलन जैसे जो थे जनता को प्रेरित किया जा रहा था। ठीक है, महात्मा गांधी का आगमन भी उसी समय में था 1914 तक। ठीक है, 1914 से। तो गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा दिया था। और 1919 जलियांवाला बाग जो नरसंहार और रॉलेट एक्ट का भी विरोध किया गया था। असहयोग आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी उसी समय में। अन्य घटनाएं भी हमें देखने को मिलती हैं जैसे कि 1911 में बंग भंग रद्द हुआ था। ठीक है, 1915 में एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन हमें देखने को मिला। 1919 ईस्वी में नई काउंसिलों के विरोध में असहयोग आंदोलन भी हुआ था। ठीक है, इसके बाद राजनीतिक प्रभाव का साहित्य
पर क्या असर रहा? तो राष्ट्रीय चेतना और आंदोलन का प्रभाव जो था वो श्रीधर पाठक, नाथूराम शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल सनेही की रचनाओं में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और गांधी जी के सत्य, अहिंसा और मानवता के आदर्श साहित्य पर स्थायी प्रभाव भी छोड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद ये तो बात कर ली हमने राजनीतिक पृष्ठभूमि की। अब हम आगे बात करेंगे सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमि की। तो पश्चिमी और प्रभाव और वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें सबसे पहले देखते हैं। तो पश्चिमी के ज्ञान विज्ञान और भाईचारे के विचारों का प्रभाव हमें देखने को मिलता है इसमें, और किसी भी विषय को वैज्ञानिक दृष्टि से परखने की प्रवृत्ति का भी विकास हुआ था। ठीक है, महत्वपूर्ण समाज सुधारक और उनके कार्य अगर हम देखें तो राजा राम मोहन राय थे, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, एनी बेसेंट रानडे, ये कुछ समाज सुधारक रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने किन किन किस इनकी जो संस्थाएं थी वो कौन कौन सी थी? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन और थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि द्वारा जो था ये सामाजिक सुधार के द्वारा सोसाइटीज ये बनी थी। ठीक है, और इन लोगों ने किन किन चीज़ों का विरोध किया, क्या क्या इन्होंने कुरीतियों का विरोध किया? तो वो थी छुआछूत, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, स्त्री शिक्षा का अभाव, पर्दा प्रथा, वर्ण भेद, अंधविश्वास जैसी कुरीतियों का इन लोगों ने विरोध किया था। ठीक है, तो सामाजिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव अगर हम देखें तो आर्य समाज का शुद्धि आंदोलन हमें देखने को मिलता है, जो था हिंदू समाज की एकता और जातियों का एकजुट होने का इसके अंदर उसकी बात की गई थी। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता और हरिजनोद्धर के प्रयास किए गए थे। शिक्षा, रेल, तार, मुद्रण और समुद्र यात्रा के प्रसार से सामाजिक रूढ़ियां जो थी वो कमजोर हो गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन ने जाति धर्म से ऊपर उठने की प्रेरणा भी हमें इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। इसके बाद आता है धार्मिक सुधार और एकेश्वरवाद में। तो आर्य समाज ने बहुदेववाद, तीर्थ यात्रा, व्रत, कर्मकांड और मूर्ति पूजा जैसी प्रथाओं का जो था विरोध किया था। तो एकेश्वरवाद और गीता के मानव धर्म का प्रचार करते हैं ये। तिलक, एनी बेसेंट और गांधी जी ने गीता की अलग अलग व्याख्या की और मानवता व प्रेम का संदेश भी दिया था। ठीक है, वैज्ञानिक और सामाजिक परिवर्तन अगर हम देखें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आविष्कार, तर्कशीलता ने नई विचारों को जन्म दिया था। ठीक है, धार्मिक संस्कारों में सुधार और पौराणिक धर्म में नई व्याख्याएं हमें देखने को मिल रही थी। समग्र दृष्टिकोण अगर हम देखें तो द्विवेदी युग सामाजिक और धार्मिक सुधारवाद का युग हम कह सकते हैं रहा था, और सुधार आंदोलनों ने समाज को प्रगतिशील, तर्कशील और मानवतावादी दिशा में प्रेरित किया था। इसके बाद आता है साहित्यिक पृष्ठभूमि। ठीक है, तो भारतेंदु युग के बाद की स्थिति अगर हम देखें तो भारतेंदु के अवसान के बाद हिंदी साहित्य में एक ठहराव आ गया था। ठीक है, अनुवाद और अनुकरण की जो प्रवृत्ति थी वो बढ़ चुकी थी, काफ़ी हमें देखने को मिल रहा था अनुवाद की प्रवृत्तियाँ। ठीक है, और साहित्यिक गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला कोई नेता नहीं था। ठीक है, राष्ट्रीयता और हिंदी भाषा की आवश्यकता हमें देखने को मिलती है। तो राष्ट्रीय आंदोलनों को वाणी देने के लिए सशक्त भाषा की आवश्यकता थी। तो अंग्रेजों की भाषा भेद नीति के बावजूद हिंदी प्रेमियों ने हिंदी के विकास में प्रयास किया था। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाल मुकुंद गुप्त के प्रयासों से हिंदी और नागरी लिपि को बढ़ावा मिला था। महावीर प्रसाद द्विवेदी का अगर हम योगदान देखें तो भाषा को परिमार्जित करने और व्यवस्थित करने का प्रयास किया इन्होंने। ठीक है, काव्य और गद्य की एक भाषा स्थापित करने के लिए अथक परिश्रम किया इन्होंने कि काव्य और गद्य की एक ही भाषा हो जाए, अलग अलग ना हो। आपको पता होगा कि पहले काव्य की भाषा जो थी वो अलग थी, ब्रज भाषा में अवध में लिखा जाता था काव्य, और गद्य जो था वो खड़ी बोली में लिखा जाता था। तो इनका यही प्रयास था कि दोनों की भाषा जो है वो एक ही हो जाए, अलग अलग ना हो। ठीक है, तो उस पर उन्होंने अधिक परिश्रम किया। तो खड़ी बोली को परिमार्जित और स्थिर रूप भी प्रदान किया था, क्योंकि उस वक्त की जो खड़ी बोली थी उसमें काफ़ी सारी त्रुटियां हमें शब्दों में देखने को मिलती है। ठीक है, लिपि के अंदर, तो उसको भी परिमार्जित और स्थिर रूप भी प्रदान किया था द्विवेदी जी ने। सुधार के क्षेत्र अगर हम देखें तो अशुद्धियों को दूर करना था इनका काम। प्रसाद गुण से युक्त भाषा का निर्माण किया। अश्लील और अग्राम्य शब्दों के प्रयोग से भी बचाव किया। देशज, सब मुहावरे, स्वाभाविक अलंकारों के प्रयोग को भी प्रोत्साहित करना था इनका कार्य था। ठीक है, इन्होंने इन क्षेत्र में सुधार किया था। सरस्वती पत्रिका महत्व अगर हम देखें, सरस्वती पत्रिका का महत्व, तो द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से साहित्य को सजाने और संवारने का कार्य किया था। ठीक है, साहित्य में अनुशासन और परिमार्जन लाने का प्रयास किया। पत्र पत्रिकाओं की भूमिकाएं, महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं, नागरी प्रचारणी, सरस्वती, इंदु मर्यादा, प्रताप, अभ्युदय प्रभा, भारत मित्र, सैनिक, अर्जुन, आज। ठीक है, ये कुछ पत्र पत्रिकाएं उस समय की रही थी जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी द्विवेदी युग के अंदर। ठीक है, इन पत्र पत्रिकाओं ने राष्ट्रीय चेतना को फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। साहित्य की नई दिशा हमें देखने को मिलती है। तो द्विवेदी युगीन साहित्य ने भारतेंदु युग की भाषाई त्रुटियों को दूर किया। साहित्य में अनुशासन, परिमार्जन और नवीन विचारधारा का प्रसार हुआ इस समय। ठीक है, साहित्य ने राष्ट्रीय चेतना को जागृत करते हुए सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति की ओर अग्रसर किया था। ठीक,
इसके बाद हम देखेंगे द्विवेदी युगीन साहित्यकार, ठीक है। द्विवेदी युग के कौन कौन से साहित्यकार रहे थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य को नई दिशा दी थी, लेकिन उनके निधन के बाद हिंदी साहित्य नेतृत्व विहीन हो गया था, ठीक है। उसके बाद हिंदी साहित्य को नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया था, इसकी कमी को पूरा किया, ठीक है। द्विवेदी जी ने 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था और उसके अंदर ना हिंदी भाषा साहित्य को संगठित और परिष्कृत किया, ठीक है। और उन्होंने उर्दू हिंदी विवाद को सुलझाने के लिए लेख भी लिखे और देश व्यापक भाषा लेख में हिंदी और उर्दू को एक भाषा की शाखाएं बताते हुए सरल हिंदी को बढ़ावा दिया था, ठीक है। उनका जो उस समय काफ़ी सारा भेद था हिंदी उर्दू भाषा को लेकर, तो उन्होंने एक लेख लिखा, ठीक है, भाषा को लेकर कि हिंदी उर्दू जो भाषा है वो एक ही शाखाएं में से निकली हुई भाषाएं हैं, बस सरल हिंदी को उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया, ठीक है। तो उन्होंने साहित्य को सुदृढ़ और परिमार्जित रूप देने के लिए लेखकों को भी प्रेरित किया था और बोलचाल की भाषा को साहित्य में स्थान दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई थी, ठीक है। अब गद्य साहित्यकार की अगर हम सबसे पहले इसमें बात करें कि गद्य साहित्यकार कौन कौन से थे, तो द्विवेदी युग में गद्य विधाओं का विकास हमें देखने को मिलता है, जैसे उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध और आलोचना को स्वतंत्र पहचान मिली थी इस युग के अंदर। तो इस युग में जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, बाल मुकुंद गुप्त, पूर्ण सिंह और रामचंद्र शुक्ल जैसे साहित्यकार जो है वो उभरे थे। साथ ही आत्मकथा, जीवन शैली, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत और रेखा चित्र जैसी नई विधाओं की भी शुरुआत हुई थी, ठीक है। हिंदी नाटक का विकास अगर हम देखें तो वो था भारतेंदु युग से होता है। तो हिंदी नाटक की जो शुरुआत थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। नाटक लेखन और मंचन दोनों ने विधा को लोकप्रिय बना दिया था। इस युग में नाटक तेजी से विकसित हुए थे, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें तो द्विवेदी युग में किस तरह से नाटकों का विकास हुआ, तो नाटकों का विकास धीमा पड़ गया था द्विवेदी युग के अंदर। तो बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी नाटकों का अनुवाद जो था वो प्रमुख हो रहा था। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो शेक्सपियर का मैकबेथ है, रोमियो जूलियट है, हेमलेट है और कालिदास का रविंद्रनाथ ठाकुर, ठीक है। इनके भी जो नाटक थे उनके ना अनुवाद हो रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो मौलिक नाटक रचना की अगर हम बात करें तो वो जो था वो पंडित किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा लिखा गया चौपट चपेट, मयंक मंजरी है, हरिओद के द्वारा रुक्मणी लिखा गया, बाबू शिवनंदन सहाय के द्वारा सुदामा लिखा गया, ठीक है। ये मौलिक नाटक हैं। और पारसी थिएटर भी हमें अगर हम देखें तो मनोरंजन प्रधान नाटकों का विकास हुआ इसके अंदर। और प्रमुख लेखक थे हरिकृष्ण जौहर जिन्होंने लिखा तुलसीदास का शैदा, राधे श्याम कथावाचक, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का भी नाटक के अंदर काफी योगदान रहा। तो उच्च साहित्यिक नाटकों की रचना की उन्होंने। प्रमुख रचनाएं अगर हम देखें तो वो थी सज्जन, वब्रुह वाहन, कल्याणी परिणय, करुणालय और प्राश्चित। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। तो भारतेंदु युग में नाटक विधा का आरंभ और विकास हुआ था। द्विवेदी युग में अनुवाद कार्य अधिक हुआ, ठीक है। उसमें हमें मौलिक नाटक नहीं देखने को मिलते हैं, बल्कि अधिक हमें विकास हमें देखने को मिलता है। तो जयशंकर प्रसाद ने इस विधा को साहित्यिक ऊंचाई भी दी थी, ठीक है। हिंदी उपन्यास के अगर विकास की बात करें तो उपन्यास की लोकप्रियता अगर हम देखें तो गद्य विधाओं में उपन्यास को सबसे अधिक लोकप्रियता मिली थी, ठीक है। इसे आधुनिक युग का महाकाव्य भी कहा गया। तो मानव जीवन के बाहरी और भीतरी पक्ष या जिसे हम मनोभाव कहते हैं, उनका विस्तृत वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो भारतेंदु युग में अगर हम देखें तो उपन्यास विधा की शुरुआत हुई भारतेंदु युग में। प्रमुख विषय कौन कौन से रहे जिन पर उपन्यास लिखा गया, तो वो थे ऐतिहासिक, उपदेश प्रधान थे, मनोरंजन प्रधान थे, ठीक है। बलवंत भूमिहार जैसे यथार्थपरक उपन्यास की भी रचना हुई। और इस युग में यथार्थपरक उपन्यास का पूर्ण विकास नहीं हो पाया था। इसके बाद आता है द्विवेदी युग। तो कई उपन्यासकारों ने भारतेंदु युग से लेखन जारी रखा था, ठीक है। तो प्रमुख उपन्यासकार उस समय के कौन कौन से थे कि किशोरीलाल गोस्वामी, जिनका है 65 इन्होंने छोटे बड़े उपन्यास लिखे और जिसमें तारा, तरुण, तपस्वनी, चपला, लीलावती, रजिया बेगम, लवंग लता आदि ये जो उपन्यास हैं वो आते हैं, ठीक है। और इसके बाद आते हैं पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ, जिन्होंने ठेठ हिंदी का ठाठ लिखा। और लज्जा राम मेहता जिन्होंने अधखिला फूल लिखा है। अन्य लेखक भी हैं जैसे कि बाबू ब्रजनंदन सहाय, राधाकांत, ठीक है। द्विवेदी युग के उपन्यासकार हैं ये। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रेमचंद का पदार्पण। तो हिंदी उपन्यासों में प्रेमचंद का जो वो महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। प्रेमा और वरदान जो 1915 में थे। उर्दू उपन्यासों में उर्दू उपन्यासों के हिंदी संस्करण हमें देखने को मिलते हैं इसमें। तो प्रेमचंद के उपन्यासों ने भाषा साहित्य को क्या था, समृद्ध किया था। आपको पता होगा प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास लिखे हैं। जिस वजह से प्रेमचंद को सबसे ज़्यादा तो लोकप्रियता भी मिली उनके उपन्यासों की वजह से, क्योंकि उनके उपन्यास जो थे यथार्थपूर्ण उपन्यास लिखते हैं वो, इसलिए, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे अनुवाद कार्य। तो अन्य भाषाओं से के भी उपन्यासों का अनुवाद हमें देखने को मिलता है। प्रमुख बंगलाकार उपन्यासकार थे जैसे बंकिम चंद्र, रमेश चंद्र दत्त, शरत चंद्र, हाराचंद्र, हाराण चंद्र,
रक्षित, रविंद्रनाथ ठाकुर, इनके ये जो उपन्यासकार हैं प्रमुख, इनके भी उपन्यासों का हमें अनुवाद देखने को मिला था। ठीक है, उपन्यास विधा का बीजारोपण जो था वो भारतेंदु युग में हुआ था और द्वितीय युग में से परिपक्वता मिली थी। और प्रेमचंद जैसे रचनाकारों के आगमन से यह जो विधा थी अपनी ऊंचाई पर पहुंची थी। ठीक है, अब हम देखेंगे हिंदी कहानी का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें हिंदी कहानी के विकास की, तो भारतेंदु युग में कहानी विधा के प्रारंभिक प्रयास अगर हम देखें तो वो किन्होंने किए थे, एक तो थे रेवरेंड जे न्यूटन, राजा शिव प्रसाद सिंह, ये है जिन्होंने कहानी का प्रारंभ किया था। ठीक है, भारतेंदु युग में। और इसके बाद आधुनिक कहानी का विकास अगर हम देखें तो द्वितीय युग में हमें उसका विकास देखने को मिलता है। 1900 ईस्वी के बाद आधुनिकता के तत्वों से युक्त कहानियों की रचना भी हमें अधिक देखने को मिलती है। प्रथम कहानी की अगर हम बात करें कहानियों की, तो वो थी किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा लिखी इंदुमती, जो 1900 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और ये जो कहानी है वो शेक्सपियर के टेम्पेस्ट पर आधारित है। ठीक है, और माधव राव सप्रे एक टोकरी भर मिट्टी है, ये 1901 में कहानी लिखी गई थी और ये हिंदी की प्रथम स्वतंत्र कहानी है। ठीक है, इसके बाद दशकवार की प्रमुख कहानियां अगर हम देखें दशकवार की, ठीक है, उस समय की, तो 1902 में दो हमें देखने को मिलती हैं। मास्टर भगवान दास के द्वारा प्लेग की चुड़ैल, किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा गुलबहार। ठीक है, 1903 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा 11 वर्ष का समय, पंडित गिरी जादत्त वाजपेयी के द्वारा पंडित और पंडितानी, और 1907 में बंग महिला के द्वारा दुलाई वाली, 1909 में वृंदालाल वर्मा के द्वारा लिखी गई राखी बंद भाई। तो अब द्विवेदी युग का उत्तरार्ध अगर हम देखें द्विवेदी युग के बाद की, तो 1911 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा सुखमय जीवन लिखा गया। जयशंकर प्रसाद के द्वारा ग्राम लिखा गई कहानी है। 1915 में प्रेमचंद के द्वारा सौत पहली कहानी लिखी गई इनकी। ठीक है, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा उसने कहा था, ये कहानी हमें देखने को मिलती है। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी को नई दिशा दी और समाज की जो समस्याएं, संकीर्णताएं, रूढ़ियां, स्वराज आंदोलन के जो पहलू थे वो सब हमें उनकी कहानियों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अन्य प्रमुख कहानीकार भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, जीपी श्रीवास्तव, चतुर्सेन शास्त्री। तो द्विवेदी युग में हिंदी कहानी का आधार मजबूत हुआ था, जिसके अंदर माधव सापरे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और प्रेमचंद जैसे लेखकों ने इसे साहित्यिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे हिंदी निबंध का विकास। तो भारतेंदु युग में अगर हम देखें तो निबंध की विविधा की शुरुआत होती है। विषय अगर हम देखें सामाजिक चेतना और राष्ट्रीय भावना का प्रचार इसमें किया गया। व्यंग्य और विनोद से पूर्ण रचनाएं भी हमें देखने को मिलती हैं जो लिखी गई थी। ठीक है, द्विवेदी युग में अगर हम देखें तो हिंदी निबंध विधा का विकास और परिपक्वता हमें देखने को मिलती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण योगदान रहा इसके अंदर, जिसमें सरस्वती पत्रिका द्वारा लेखकों को प्रोत्साहन किया। ऐतिहासिक, पुरातत्व और समीक्षा संबंधी निबंधों की रचना की उन्होंने। बेकन विचार रत्नावली, बेकन के निबंधों का अनुवाद किया इन्होंने। ठीक है, पत्र पत्रिकाओं में निबंधों का प्रकाशन हमें देखने को मिला, जैसे नागरिक, प्रचारणी पत्रिका, समालोचक, इंदु, मर्यादा, प्रभा। ठीक है, प्रमुख निबंधकार एवं रचनाएं अगर हम देखें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, विचार प्रधान निबंध लिखते थे ये। सरदार पूर्ण सिंह हैं जिन्होंने सामाजिक और नैतिक विषयों पर निबंध लिखे। प्रमुख निबंध अगर हम देखें तो वो है आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त हैं जिन्होंने समसामयिक राजनीति और राष्ट्रीय भावना के ऊपर से संबंधित निबंध लिखे। ठीक है, व्यंग्यात्मक भाषा में इन्होंने इन निबंधों को लिखा। और प्रसिद्ध निबंध था शिव शंभू के चिट्ठे। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया जो निबंध है वो बहुत ही गंभीर और गवेषणपूर्ण रहे विषय उनके होते थे। सरल सहज शैली में लिखे गए और व्यंग्यपूर्ण उनके जो निबंध थे वो हुआ करते थे। प्रमुख निबंध की अगर हम बात करें तो वो है कछुआ धर्म, मारे सिंह मोही कुठाव। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया। साहित्यिक और मनोवैज्ञानिक विषयों पर इन्होंने निबंध लिखे थे और विवेचनात्मक और तीखा व्यंग्य ये करते हैं अपने निबंधों में। और गंभीर और विचारशील निबंध भी देखने को मिलते हैं हमें। इसके बाद है निबंधों में सामाजिक और नैतिक। इसके बाद निबंधों में हम देखते हैं कि सामाजिक, नैतिक और साहित्यिक विषयों का समावेश हमें देखने को मिलता है। शैली की अगर हम बात करें तो वो या तो व्यंग्यात्मक होती है, गवेषणापूर्ण होती है या विचार प्रधान होती है। तो द्विवेदी युग ने क्या किया था, द्विवेदी युग ने हिंदी निबंध विधा को साहित्यिक ऊंचाई तक पहुंचाया था। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और अन्य निबंधकारों ने इस विधा को परिपक्वता और विविधता प्रदान की थी। तो इस यूनिट को अभी हम यहीं पर ही करते हैं ठीक है, बाकी की जो ये यूनिट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप मेल कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पर भी आप नोट्स के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।